भारत देश के अंदर अगर कोई औरत लगातार 4-5 लड़कियों को ही जन्म दे दे, लड़के को जन्म न दे पाए, तो उस औरत को ऐसे देखा जाता है जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया हो, जैसे मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो बहुत बड़ा। उस औरत को कुछ इस तरीके से ही देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें उस औरत का 1% भी, 1% तो क्या, 0.0% भी उसमें उसका कोई भी संयोग नहीं होता है। ये केवल एक प्राकृतिक संयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। आपके घर में भी बड़े बूढ़े होंगे जो एक औरत को ही बुरा समझते हैं इसमें कि औरत किसी लड़के को जन्म नहीं दे पा रही है। दोस्तों, इसमें साइंटिफिक एक तरीका है जिसे समझते हैं। दोस्तों, जो लड़की होती है उसके अंदर होते हैं एक्स एक्स युग्मनज, और जो लड़का होता है उसके अंदर होते हैं एक्स वाई, एक्स और वाई। अब जब इंटरकोर्स होता है, जो लड़का होता है वो एक्स और वाई डिस्चार्ज करता है। लड़की के अंदर ऑलरेडी पहले से एक्स एक्स युग्मनज होते हैं। जब लड़के का एक्स युग्मनज तीव्रता से उस एक्स युग्मनज से मिल जाता है तो लड़की बनती है। अगर उस लड़के का वाई युग्मनज उस लड़की के एक्स से मिल जाता है तो लड़का होता है। अब बताइए, इसमें लड़की की कहां, उस औरत की कहां गलती है? जो सारा काम है, जो सारा खेल है, वो उस लड़के का अंदर होता है। उसके एक्स और वाई युग्मनज होते हैं। अगर उसका एक्स युग्मनज पहले एक्स से मिल जाता है तो लड़की होती है। अगर उसका वाई युग्मनज पहले एक्स से मिल जाता है, एक्स वाई मिलकर के लड़का होता है। अब इसमें उस लड़की की, उस औरत की, उस माँ की कोई भी गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारा आज का समाज उस औरत को ही गुनहगार मानता है, जबकि उसमें 1% भी उसका कोई कसूर नहीं होता है। ये हमारे आजकल के भारत देश के समाज की एक विशेषता है कि वो उस औरत को ही गालियां देते हैं कि ये कुलछा है, ये वो है, ये वो है, ये वगैरह वगैरह, जबकि उसकी उसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है। दोस्तों, इसी पर आधारित आज की हमारी कहानी होने वाली है। ये कहानी शुरू होती है बिहार राज्य के एक छोटे से जिले समस्तीपुर से। वहीं पर मनीष और मनीष की पत्नी रुक्मणी साथ में रहती है। रुक्मणी जो है, उसकी शादी को अब तक 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में उसकी 2 बेटियां हो चुकी हैं। घर में कोई भी एक भी चिराग नहीं है। उसके घर में अभी एक भी बेटे की हंसती खेलती जिंदगी नहीं आई है। अब जो रुक्मणी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी जो सासू माँ थी वो पहले ही वार्निंग दे देती है कि अगर लड़का नहीं हुआ तो इसे अपने घर में नहीं रखेंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह देती है मनीष की माँ अपनी बहू से कि अगर लड़के को जन्म नहीं दे पाई तो इसे अपने घर में नहीं रखेंगे, इसे हम निकाल देंगे। अब दोस्तों, घड़ी आ जाती है, वक्त आ जाती है उस बच्चे को जन्म देने की। पहले दोस्तों जो जमाना था उसमें हॉस्पिटल का कोई चक्कर होता ही नहीं था, घर पर ही बच्चा नॉर्मल डिलीवरी में हो जाता था। तो एक कमरे के अंदर में समय आ जाता है उस रुक्मणी के डिलीवरी वाले दिन का। दोस्तों, घर में हंसी खुशी का माहौल छाया हुआ था। एक बच्चे की रोने की आवाज होती है, बच्चा हो जाता है, और बच्चे की रोने की आवाज से ही उस घर में मानो मातम सा पसर जाता है। जी हाँ दोस्तों, मातम सा पसर जाता है, क्योंकि रुक्मणी इस बार भी बेटी को ही जन्म देती है। जो रुक्मणी की सास थी, मनीष की माँ थी, बहुत ही ज्यादा नाराज होती है, बहुत ही ज्यादा दुखी होती है कि एक घर में चिराग की जगह तीसरी बेटी फिर से आ गई। दोस्तों, जो मनीष की माँ थी वो अपने वादे की पक्की थी, और जब जैसे ही छठी पुज जाती है उस बच्चे की, तो एक सौदा कर जो हुआ था पहले वो अब पूरा हो जाता है। डिवोर्स के पेपर्स जितने भी थे वो रेडी करवा लिए जाते हैं और मनीष और रुक्मणी का तलाक हो जाता है। दोस्तों, मनीष जो था वो रुक्मणी से बेहद प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के जो डिसीजन था, माँ का जो निर्णय था, उसके आगे बहुत ही ज्यादा विवश था।
रुक्मणी मनीष से बात बात पर बार बार में उसके पैरों तल पड़ जाती है, उससे माफी मांगती है कि मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे आप क्यों अपने घर से निकाल रहे हो, इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे बता तो दो। दोस्तों, मनीष तो कुछ नहीं कहता, मनीष शांत खड़ा रहता है, लेकिन मनीष की जो माँ थी वो रुक्मणी के सीधा गाल पर एक तमाचा जड़ देती है और कहती है कि मैं तुझे बताती हूँ कि इसमें किसका कसूर है। माँ बोलती है कि इसमें तेरा कसूर है, तुझसे कितनी बार कहा है कि बेटे को जन्म दे, बेटे को जन्म दे, और तू हर बार लगातार एक के बाद एक करके बेटियों को जन्म देती जा रही है। इसमें सारा का जो सारा कसूर है वो तेरा है। दोस्तों, गांव की लड़कियां जो होती हैं वो इस बात से अनभिज्ञ हैं, लेकिन आज के जमाने की जो पढ़ी लिखी लड़की है वो जानती है कि उसमें अगर कोई औरत लड़की को ही लगातार जन्म दे रही हो, लड़की के रूप में ही जन्म दे रही हो, तो उसमें लड़की की, उस औरत की कोई भी कसूरवार नहीं होती है। आज की पढ़ी लिखी औरत जानती है, लेकिन उस समय की पढ़ी लिखी औरत नहीं जानती थी। वो केवल जादू टोना, भगवान में ही विश्वास रखती थी कि भगवान की मर्जी है, वो दे रही है और उसमें उसी का कसूर है। लेकिन आज के जमाने की औरत ये जानती है कि अगर लड़का नहीं हो पा रहा है तो जो सारा का सारा कसूर है उसके पति का है, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन रुक्मणी ये बात नहीं जानती थी। दोस्तों, रुक्मणी अब बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी और वो अपनी उस छोटी सी बच्ची को, जो कि 6-7 दिन की ही हुई थी, और अपनी दोनों पहली बच्चियों को लेकर के अपने मायके पहुंच जाती है, अपने पिता के पास में। दोस्तों, अब क्या करना था, 3-3 बच्चियों को पालना था। इधर जो मनीष था, उसकी दादी मनीष की दूसरी शादी कराने की बात सोचने लगती है। दोस्तों, रुक्मणी को घर से गए 2 दिन ही होते हैं कि 2 दिन बाद मनीष की शादी कर दी जाती है। दोस्तों, मनीष की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसका की नाम चंचल होता है, से कर दी जाती है। दोस्तों, अब चंचल और मनीष दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। कभी जिस छत के नीचे रुक्मणी रहती थी, आज उसी छत के नीचे चंचल रहती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर जाता है। मनीष तो अपनी नई जिंदगी को शुरू करके अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म भी कर चुका था, लेकिन इधर जो रुक्मणी थी वो नई जिंदगी शुरू नहीं कर पा रही थी और पुरानी जिंदगी को भी खत्म नहीं कर पा रही थी। अब करती भी क्या करती, क्योंकि उस पर एक आरोप लग चुका था कि उस पर लगातार बेटियां ही हो रही हैं, बेटे को वो जन्म नहीं दे पा रही है। अब उसकी दूसरी शादी कर पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब उसकी दूसरी शादी कैसे होती? लड़का उसे देखने के लिए आते, लेकिन हर बार रिजेक्ट वो कर दी जाती। रिजेक्ट का कारण केवल एक ही होता कि उसके पति ने उसे केवल इस बात से छोड़ दिया कि वो बेटे को जन्म नहीं दे पा रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर जाता है। अब रुक्मणी के लिए एक रिश्ता आ ही जाता है, और जो रिश्ता था वो अब पक्का हो जाता है, क्योंकि जो रिश्ता आता था वो एक तलाकशुदा पति का आता है, और उसकी पत्नी उसे पहले ही छोड़ चुकी थी, लेकिन उसके पास में एक लड़का था, और उस लड़के को अपनी पत्नी से कुछ नहीं चाहिए था। उसके पास में रुक्मणी के पास में 3 बेटियां थी, वो उन्हें अपना लेता है और उसे कोई भी दगा नहीं होता है, उसे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी खेद नहीं होता है, वो रुक्मणी को ब्याह लेता है। दोस्तों, रुक्मणी उस अभिनय के साथ में चली आती है, शादी के साथ में, शादी के बंधन में बंधने के बाद में। और जो अभिनय होता है वो अपने बेटे को जितना प्यार करता था उतना ही प्यार रुक्मणी की 3 बेटियों से भी करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरने लगता है। लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है। दोस्तों, 5 साल के समय को गुजरने के बाद में रुक्मणी के जीवन में एक दर्दनाक घटना घटित हो जाती है। रुक्मणी का पति जो था वो एक एक्सीडेंट में मारा जाता है, अभय की मौत हो जाती है, और अभय की मौत होने के बाद में जो सारी परिवार की जो जिम्मेदारी थी वो अब रुक्मणी के कंधों पर आ जाती है।
दोस्तों जो अभिनय था वो एक सरकारी कर्मचारी था और सरकारी स्कूल में चपरासी का काम किया करता था। जैसे ही उसकी पति इस अभिनय की मृत्यु हो जाती है तो सरकारी कामकाज के हिसाब से जो रूल रेगुलेशन है उनके हिसाब से जो उसके पति की जो जॉब थी वो रुक्मणी को मिल जाती है। दोस्तों रुक्मणी के पति के मौत के बाद में जो सारी घर की जिम्मेदारी थी वो रुक्मणी के कंधों पर थी। रुक्मणी की एक नंद थी जिसकी शादी करनी बाकी थी। बूढ़े माता पिता थे, उनका सहारा थी। अब अभिनय के बाद में उनकी बहू रुक्मणी रुक्मणी जो थी वो उनकी अपने पति के बाद में अच्छी जिम्मेदारी से, अच्छी समझदारी से नौकरी को करती है। दोस्तों इधर जो रुक्मणी का पहला पति मनीष था वो एक सरकारी टीचर था और रुक्मणी जिस सरकारी स्कूल में प्यून का चपरासी का काम कर रही थी उसी सरकारी स्कूल में मनीष का भी तबादला हो जाता है। दोस्तों जैसे ही तबादला होता है तो मनीष उस स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंचता है तो इंट्रोडक्शन करता है वहां के हर एक स्टाफ से और उस स्टाफ में होती है रुक्मणी जो कि वहां एक चपरासी का काम कर रही थी। 5 साल बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पूरे 5 साल बीत जाने के बाद में जो रुक्मणी थी वो अपने अब अतीत को भूल चुकी थी। वो अपने पति अभिनय के प्यार के बाद में अपने पहले पति मनीष के प्यार को बिल्कुल भूल चुकी थी। इधर जब मनीष रुक्मणी को देखता है वो देख करके दंग रह जाता है। दोस्तों दंग इसीलिए रह जाता है क्योंकि जब 5 साल बाद उसने देखा तो जो रुक्मणी थी वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। रुक्मणी अपने पहले पति मनीष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है। दोस्तों पहला दिन तो इंट्रोडक्शन के साथ ही मनीष का उस स्कूल में गुजर जाता है। अब 2 दिन और गुजर जाते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद में फिर दोबारा से जो मनीष था वो रुक्मणी के पास में पहुंचता है और रुक्मणी से बातचीत करने की कोशिश करता है। दोस्तों इसके बाद में अब रुक्मणी मनीष से आंखों में आंख डाल करके बातचीत करने लगती है अपने पहले पति से। मनीष जो था वो रुक्मणी से पूछता है कि अब कहाँ रहती हो, क्या जिंदगी चल रही है, तुम्हारी जिंदगी में अब क्या चल रहा है। रुक्मणी कहती है कि मेरी जिंदगी जैसी पहली थी ठीक वैसे ही चल रही है, कुछ भी कोई भी नहीं बदला है। तो मनीष बोलता है कि सुना था कि तुम्हारी दूसरी शादी हो गई थी, क्या क्या करता है तुम्हारा पति, मुझे उसके बारे में नहीं बताओगे। रुक्मणी कहती है कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि मेरी जैसी जिंदगी चल रही थी वैसी ही है। भगवान ने आपके बाद में एक अच्छा सा पति दिया था वो भी मुझसे छीन लिया। दोस्तों मनीष की आंखों से दर्द झलकने लगता है। कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनकर के बहुत दुखी हुआ। मुझे तुम्हारी द्वारा पता चला कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। फिर मनीष पूछता है कि तुम्हारे बच्चे क्या हैं, तुम्हारे जो सास ससुर हैं वो क्या करते हैं। इसके बारे में दोस्तों फिर बताती है रुक्मणी की ऐसे ऐसे बात है, मेरी 3 बेटियां हैं जो तुम्हारी बेटियां थीं और अभिनय का एक बेटा है वो भी मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से पाल पोस लूंगी। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। जो मनीष था बोलता है कि हमारा क्या चल रहा है, तुम्हारे जाने के बाद तो हमारी जिंदगी और ज्यादा बद से बदतर ही हो गई। रुक्मणी कहती है कि ऐसी क्या कथा हो गई तुम्हारी जिंदगी में। मनीष कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद में 2 दिन बाद ही दादी ने शादी करवा दी। शादी तो हमारी हो गई लेकिन 1 महीना ही गुजरता है और 1 महीने के बाद में जो तुम्हारी सास थी, मेरी माँ दादी, उनका स्वर्गवास हो गया। और स्वर्गवास जैसे ही हुआ जो मेरी दूसरी पत्नी थी वो मुझे छोड़कर चली गई, पता नहीं क्यों। उसे शायद पता चल गया था कि मेरी जो दादी है उसने शादी उससे इसीलिए की क्योंकि उसे एक लड़के की आरजू थी, सौदा था। अगर वो लड़के को जन्म नहीं दे पाती तो उसे भी तुम्हारी तरह भगा दिया जाता, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। रुक्मणी थोड़ा दुख जताती है कि सासू माँ चली गई। फिर इसके बाद में कहती है कि
तुम्हारी जो दूसरी पत्नी चंचल थी, उसके जाने के बाद में थोड़ा बारे में सुनकर के थोड़ा अफसोस हो रहा है, उसे नहीं जाना चाहिए था। तो फिर रुक्मणी कहती है कि अब क्या कर रहे हो, अब जीवन में क्या इरादा है, क्या क्या ठाना है। तो जो मनीष था वो कहता है कि कुछ नहीं ठाना है, जीवन को केवल ऐसे ही अब सफल बनाना है, मुझे तो बच्चों को पढ़ा लेता हूँ और इन बच्चों में अपने बच्चों को देख लेता हूँ। दोस्तों रुक्मणी भी कहती है कि ठीक है, आप पढ़ाइए। दोस्तों इसके बाद में जो मनीष था वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और रुक्मणी के घर पहुंचता है अगले दिन। रुक्मणी के जो सास ससुर थे उनसे बातचीत करता है कि देखिए माँ जी, मैं आपके बेटे को नहीं जानता लेकिन आपकी बहू को जानता हूँ। आपकी जो बहू है ये पहले मेरी पत्नी हुआ करती थी आपके बेटे से पहले। अब आपका बेटा नहीं है तो मैं आपके घर में आपका बेटा बन करके रहना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना बेटा अभिनय के जैसा प्यार दोगी? माता पिता थोड़े दंग रह जाते हैं, उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। फिर मनीष कहता है कि देखिए मसला ये है कि मैं आपका बेटा अभिनय इसीलिए बनना चाहता हूँ ताकि आपकी जो बहू है वो विधवा ना रहे। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं रुक्मणी से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों जब रुक्मणी घर पहुंचती है और मनीष के मुंह से ये बात सुनती है तो वो मनीष से कहती है कि जब तुम्हारी दादी ने मुझे, तुम्हारी माँ ने मुझे जब घर से बाहर निकाला था तो तुम एक शब्द भी नहीं निकाल पा रहे थे, और तुम आज कैसे सोच पा रही हो कि मैं तुम्हें अपना पति दोबारा से बनाऊंगी? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मनीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन वो इस समय दोबारा से रुक्मणी के सामने हाथ जोड़कर के खड़ा हो जाता है कि रुक्मणी मुझे माफ कर दो। मैं उस समय थोड़ा बहक गया था, थोड़ा तुम्हें ही गलत समझने लगा था कि तुम लड़की को जन्म देती जा रही थी। मैं खुद एक टीचर था लेकिन फिर भी तुम्हें ही गलत समझ रहा था, मुझे माफ कर दो। रुक्मणी कहती है कि बात तो सारी की सारी यही थी, आप एक टीचर थे और आपने बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ा है कि लड़कियां ही बार बार लड़की पर, एक औरत पर क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते हैं। इसमें मेरी क्या खता थी? तुमने तो मेरा साथ भी नहीं दिया, मुझे छोड़ दिया। कम से कम एक बार रोका तो होता तो शायद मेरी स्थिति आज कुछ और होती। दोस्तों इसके बाद में मनीष पैरों तर पड़ जाता है रुक्मणी के और कहता है कि रुक्मणी मुझे माफ कर दो। दोस्तों इसके बाद में अभिनय के जो माता पिता थे वो अब रुक्मणी से कहते हैं कि बेटा इसे माफ कर दो और तुम कब तक जिम्मेदारी संभालोगी घर की, एक घर की जिम्मेदारी को जो है मर्द ही अच्छे से हैंडल कर सकता है, तुम इससे शादी कर लो, ये हमारी आज्ञा है। दोस्तों अब रुक्मणी करती भी क्या करती, उनके उसके सास ससुर ने कहा था तो वो अपने सास ससुर की बातों में आ जाती है और आज्ञा का पालन करती है और रुक्मणी जो थी अब मनीष से दोबारा से शादी कर लेती है। दोस्तों शादी कर लेती है और शादी के बाद में वो मनीष से एक डिसीजन लेती है, कहती है कि मैं अब किसी और बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। जो मनीष था वो भी राजी हो जाता है कि ठीक है, अब हम बच्चे को किसी को जन्म नहीं देंगे। दोस्तों ये थी कहानी रुक्मणी की। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इस बात का है, इस बात को लेकर है कि समाज में, हमारे समाज में जो आजकल धारणाएं बनी हुई हैं कि किसी औरत पर अगर लगातार लड़कियां ही पैदा हो रही हैं या लड़के ही लगातार पैदा हो रहे हैं तो इसमें सारा का सारा कसूर उस औरत का है। जी नहीं दोस्तों, उस औरत का 1% भी, रत्ती भर भी कसूर नहीं होता है। सारा का सारा जो कसूर होता है वो लड़के के अंदर होता है। अगर उसके वाई अगर उसके वाई युग्मनज में तीव्रता है तो वो एक्स से मिलेंगे और उनमें उसके जो संतान होगी वो लड़का होगा। अगर एक्स युग्मनज एक्स से मिलेंगे तो लड़की होगी। इसमें लड़की, उस औरत का कोई भी कसूर नहीं होता है।
नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मिलता हूं अगली ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप देखते रहिए क्राइम वार्ता।